बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट विद शकील अहमद। एक न्यू चैप्टर के साथ हाजिर है, डेट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आज अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस ट्रांजिशन एलिमेंट्स चैप्टर से जो टॉपिक्स एमडीकेट में इन्वॉल्व है, ईकेट में, नम्स में वगैरह में, तो आज हम उसको कवर करेंगे विद एमसीक्यू विद बेसिक कंसेप्ट। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए आते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनीशन की तरफ। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? वो एलिमेंट जिनके पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल हो या एफ ऑर्बिटल हो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या एटॉमिक फॉर्म में, यानी इनके जो मशहूर ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें इनके पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल हो या एफ ऑर्बिटल, या एटॉमिक फॉर्म में ग्राउंड स्टेट में जो है ना इनके डी या एफ ऑर्बिटल जो है ना वो क्या हो, पार्शियली फील्ड हो। तो इस तरह के एलिमेंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पर हमने पढ़ा पार्शियली फील्ड, तो पार्शियली फील्ड का माना क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें अगर मैं यहाँ पर ले लूँ पार्शियली फील्ड डी, तो बेटा आपने पढ़ा है कि डी में जो है ना टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तक अगर डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसको हम कहेंगे पार्शियली फील्ड। यानी टोटल 10 आते हैं, 10 से कम है, 9 है, 8 है, 7 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो इसको हम कहेंगे पार्शियली फील्ड। अगर 10 है तो फिर इसको हम कहेंगे कम्प्लीटली फील्ड। इसी तरीके से बेटा एफ में जो है ना, एफ में आपको पता है कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब अगर 1 से लेकर 13 तक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये पार्शियली फील्ड एफ सबशेल है, एफ ऑर्बिटल से। अगर एफ में 14 है तो फिर इसको हम कहेंगे क्या, कम्प्लीटली फील्ड। तो हमने डिफिनीशन में इस तरह लिखा है कि वो एलिमेंट जिनके पार्शियली फील्ड डी सबशेल हो, डी ऑर्बिटल्स हो या एफ ऑर्बिटल्स हो, तो उन एलिमेंट को हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब ट्रांजिशन एलिमेंट दो तरह के हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। तो इनको समझने से पहले यहाँ पर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट रखा है, आप इसको समझे। ये एक एटम हमने रखा हुआ है, एटम में कई शेल्स होते हैं, तो उनमें जो लास्ट शेल है ना इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल या अल्टीमेट शेल, तीनों नाम हम इसको दे सकते हैं। और ये रिप्रेजेंट होता है सिंपल एन से रिप्रेजेंट होता है। किससे बेटा? एन से रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल एन से। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब लास्ट शेल से एक शेल अंदर, यानी सेकंड लास्ट शेल, इसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। और पेनल्टीमेट शेल जो है ना ये आखिरी शेल से एक अंदर होता है, लिहाजा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n-1 से। यानी अगर किसी एटम के अंदर टोटल 5 शेल है तो पांचवा शेल जो है ना वो n है, वो अल्टीमेट शेल है, वो वैलेंस शेल है। और उसका जो चौथा शेल है वो पेनल्टीमेट शेल है, उसको n-1 से डिनोट करते हैं। यानी n जो है ना लास्ट शेल वो 5 है, तो 5 से 1 कम करेंगे तो फोर्थ शेल जो है ना वो पेनल्टीमेट शेल कहलाएगा। पेनल्टीमेट शेल से अंदर जो शेल होता है उसको हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, और ये डिनोट होता है n-2 से। यानी n लास्ट शेल है तो लास्ट शेल से जो है ना आप 2 कम कर दे तो ये 2 अंदर वाला जो है ना, जब आप अंदर आएंगे तो इसको हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। यानी अगर किसी एटम के अंदर टोटल 5 शेल है तो इसका 5वां शेल जो है ना वो अल्टीमेट शेल है, चौथा शेल जो है ना वो पेनल्टीमेट है, और जो है ना थर्ड शेल जो है ना वो एंटी पेनल्टीमेट है। इसी तरीके से अगर किसी एटम के अंदर जो है ना 7 शेल है तो 7वां उसका अल्टीमेट शेल है, यानी वैलेंस शेल है। छठा जो है ना एक कम, यानी वो उसका क्या होगा, पेनल्टीमेट n-1 होगा, और जो है ना 5वां शेल जो है ना उसका n-2 होगा, एंटी पेनल्टीमेट शेल होगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब आते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट हमने दो को डिवाइड किए हुए हैं। एक को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये है बेटा डी ब्लॉक को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक होता है बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये ए ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। बेटा सुने बेटा, एक और पॉइंट, जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होता है ns2, इसी तरीके से n-1d, 1 से लेकर यहाँ तक जो है ना 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं बेटा। तो n लास्ट शेल है, लेकिन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक जो है ना इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पेनल्टीमेट शेल में जो है ना वो फॉल करता है, इसलिए पेनल्टीमेट n-1 से ज़ाहिर। लेकिन पेनल्टीमेट शेल जो अंदरूनी शेल होता है लास्ट शेल से एक कम, उसमें तो एस का इस्तेमाल भी है, पी का इस्तेमाल भी है, डी का भी। लेकिन हमने पढ़ा कि n-1 यानी पेनल्टीमेट शेल, लेकिन उसमें भी डी सब शेल में जो है ना आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फॉल होगा। तो आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होगा ns2 n-1d, डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। इनका जो है ना इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ns2 और n-2, यहाँ पर जो है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा किस में बेटा, एंटी पेनल्टीमेट में,
यानी n-2 में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फॉल करता है, इसलिए इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह होगा ns2 n-2 f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से लेकर 4 तक। यहाँ तक क्लियर है बेटा। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन ये फॉल करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, लाई करेगा किस में बेटा, पेनल्टीमेट शेल में। किस में बेटा, पेनल्टीमेट शेल में, पेनल्टीमेट शेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन लाई इन पेनल्टीमेट शेल। यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा किस में बेटा, एंटी पेनल्टीमेट शेल में, एंटी पेनल्टीमेट शेल में बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो इन दोनों में ये फर्क भी हो गया, एंटी पेनल्टीमेट शेल। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में यानी n-1 में, यहाँ पर जो है ना n-2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा। यहाँ तक बेटा क्लियर है। अब सुने बेटा, यहाँ पर जो है ना कुछ सीरीज है आउटर इसको आउटर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना n-1 डी में फॉल करता है और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2। तो n-2 जो है ना n-1 के मुकाबले में ज़्यादा अंदर है, न्यूक्लियस के करीब है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और n-1 जो है ना इसके मुकाबले n-2 के मुकाबले में बाहर है, इसलिए इसको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना इसमें 4 सीरीज मौजूद है। एक को हम कहते हैं 3D सीरीज, क्या 3D सीरीज इसको कहते हैं। और बेटा सुने, ये 3D सीरीज जो है ना ये स्कैंडियम से शुरू होता है और जिंक पर खत्म होता है। जिंक पर स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है और जिंक का जो है ना 30 है। तो इस सीरीज को हम कहते हैं 3D सीरीज। एक होता है 4D सीरीज, इसमें 4D सीरीज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना 4D फिलिंग में होता है, 4D सबशेल जो है ना ये फिलिंग में होता है, स्टार्ट होता है। इसलिए ये शुरू होता है यूट्रियम से, किससे बेटा, यूट्रियम से, 39 इसका एटॉमिक नंबर है, और खत्म होता है कैडमियम पर, कैडमियम 48 एटॉमिक नंबर है। एक होता है इसमें जो है ना 5D सीरीज, 5D सीरीज, और एक होता है एक 6D सीरीज है। 5D सीरीज जो है ना ये लेंथनम से स्टार्ट होता है, लेंथनम से स्टार्ट होता है, 57 इसका एटॉमिक नंबर है, और खत्म होता है मरकरी पर, 8G 8 एटॉमिक नंबर है। और एक होता है बेटा 6D सीरीज, 6D सीरीज। तो टोटल इसमें जो है ना 4 सीरीज है। ये जो है ना एक्टिनम से शुरू होता है, एक्टिनम से, और यहाँ तक इसके नीचे जो एलिमेंट हो उस पर खत्म होता है। तो टोटल इसमें 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। इसको इस तरह भी कहते हैं कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का फर्स्ट सीरीज ये है, सेकंड सीरीज ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। इसी तरीके से बेटा एफ ब्लॉक में या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में भी 2 सीरीज पाए जाते हैं। इस एक को हम कहते हैं 4F सीरीज, यानी 4F सीरीज में जो है ना और इसको बेटा हम लेंथेनाइट सीरीज भी कहते हैं, लेंथेनाइट सीरीज। यहाँ पर जो है ना 4 सबशेल जो है ना 4th सबशेल है, ये फिलिंग में स्टार्ट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये सीरियम से लेकर यानी 58 से लेकर यहाँ जो है ना ये खत्म होता है लुटोनियम पर, और लुटोनियम का एटॉमिक नंबर जो है ना वो 71 है। तो एक ये हो गया। दूसरा जो है ना इसमें 5F सीरीज होता है, 5F सीरीज। और 5F सीरीज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना 5F सबशेल जो है ना ये स्टार्ट होता है फिलिंग में। तो ये थोरियम से स्टार्ट होता है, किससे बेटा, थोरियम से, 90 एटॉमिक नंबर है, और लोअरसियम पर जो है ना ख़त्म होता है 103 इसका एटॉमिक नंबर है। तो सिंपल आपने याद रखना है कि इसमें जो है ना डी ब्लॉक में जो है ना टोटल 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D, 6D। और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है F, इसमें जो है ना 2 सीरीज होते हैं, 4F सीरीज और 5F सीरीज। यहाँ तक बेटा क्लियर है। इन डी ब्लॉक और ए ब्लॉक को मुश्तरका तौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। फ़र्क क्या है, यहाँ पर जो है ना n-1 डी में यानी पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन लाई करता है, और यहाँ पर जो है ना एंटी पेनल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन लाई करता है। ये इनर होता है, ये आउटर होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम स्केच ड्रा किया है पीरियड टेबल में डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक जो है ना फर्स्ट सीरीज 3D सीरीज शुरू होता है स्कैंडियम से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो बेटा आपने खास कर 3D सीरीज को याद करना है इस तरीके से बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनके एटॉमिक नंबर को भी याद करना है, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको हर वक्त याद होने चाहिए। अब सुनिए बेटा, इसको हम कहते हैं 3D सीरीज, इस फर्स्ट को हम कहते हैं 3D सीरीज। फिर यूट्रियम से ये कैडमियम तक ये 4D सीरीज है, फिर लेंथेनम वाला ये 5D सीरीज है, फिर एक्टिनम वाला ये 6D सीरीज है। तो टोटल डी ब्लॉक में जो है ना 4 सीरीज बनते हैं। अब सुनिए बेटा, यहाँ पर जो स्कैंडियम वाला ग्रुप है ना इसको क्लासिकल पीरियड टेबल में इसको 3rd B कहा जाता है, इसको 4th B, वेनेडियम वाले ग्रुप को 5B, क्रोमियम वाले को 6B, और इसी तरीके से मैंगनीज वाले को 7B कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों ग्रुप को मुश्तरका तौर पर 8B कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। कॉपर वाले को 1st B कहा जाता है और जिंक वाले को 2nd B कहा जाता है। मॉडर्न पीरियड टेबल में हर वर्टिकल कॉलम को अलहदा ग्रुप कंसिडर किया गया है, यानी उनमें सब ग्रुप नहीं है।
तो स्कैंडियम वाला ग्रुप थर्ड है, ग्रुप थर्ड, क्योंकि पहले एस ब्लॉक में 2 ग्रुप गुजर चुके हैं ना, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, और बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम वाला। यहाँ पर जो स्कैंडियम है ना ये थर्ड है, टाइटेनियम फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल डी ब्लॉक में जो है ना 10 ग्रुप बनते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब सुनिए बेटा, यहाँ लेंथेनम के बाद दिस इज 57, यहाँ पर जो सीरियम है ना 58 से शुरू होता है। तो लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है ना वो नीचे रखे गए हैं, उसको हम कहते हैं 4f सीरीज, और इसको लेंथेनाइट सीरीज भी कहा जाता है। और इसी तरीके से एक्टिनम के बाद जो 14 एलिमेंट है ना थोरियम से लेकर लोअर्सियम तक, ये जो है ना 5f सीरीज है। क्या बेटा? 5f सीरीज है। और इनको जो है ना एक्टेनाइट सीरीज कहा जाता है, क्योंकि ये एक्टिनम के बाद है। और बेटा सुने, लेंथेनाइट सीरीज लेंथेनम के बाद शुरू होता है, एक्टेनाइट सीरीज एक्टिनम के बाद शुरू होता है। लेकिन बेटा लेंथेनम और एक्टिनम जो है ना ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ना कि ए ब्लॉक एलिमेंट। ये भी क्लियर हुआ बेटा? ये भी सुन ले बेटा कि लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज यानी ए ब्लॉक एलिमेंट, ये जितने भी ए ब्लॉक एलिमेंट है ये बिलोंग्स टू ग्रुप थर्ड भी है, ग्रुप थर्ड भी है। इनका ग्रुप सेम होता है, लेकिन इनका पीरियड जो है ना वो क्या है? डिफरेंट है। 4f सीरीज जो है ना ये 6 पीरियड से ताल्लुक रखता है, और 5f सीरीज यानी एक्टिनाइट सीरीज ये बिलोंग टू 7 पीरियड। तो पीरियड इनका अलग है, लेकिन ग्रुप इनका क्या है? सेम है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब डी ब्लॉक जो है ना ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमने डिवाइड की है 2 कैटेगरी में। एक को हम कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, और एक को हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेटा टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जो हमने ट्रांजिशन एलिमेंट का जो डिफिनीशन लिखा था कि या एटॉमिक बम में या जो है ना मशहूर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका जो है ना डी या एफ ब्लॉक जो है ना एफ सबशेल जो है ना वो पार्शियली फिल्ड हो, यानी उनमें कंप्लीट फुल ना हो, तो उसको हम कहेंगे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन एटॉमिक फॉर्म या एनी अदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, एनी आयनिक फॉर्म इनका जो है ना डी सबशेल क्या हो? पार्शियली फिल्ड हो, तो फिर उसको हम कहेंगे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। और अगर इनका जो है ना डी सबशेल जो है ना वो क्या हो? पार्शियली फिल्ड ना हो, डू नॉट, तो फिर इसको हम कहेंगे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब टिपिकल में कौन से आते हैं? तो यहाँ से लेकर फोर्थ बी से लेकर फर्स्ट बी तक, ये जो है ना यानी स्कैंडियम वाले ग्रुप और जिंक वाले ग्रुप को छोड़कर ये दरमियान में जो 8 ग्रुप आते हैं ना, ये क्या है? ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। और बेटा सुने, जो सेकंड बी है, सेकंड बी ये वाला जिंक वाला, और जो थर्ड बी है स्कैंडियम वाला, ये क्या होते हैं बेटा? ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। बेटा सुने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा जिंक, तो जिंक +2 में या जिंक 0 स्टेट में, दोनों में जो है ना इनका डी सबशेल जो है ना वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। इसी तरीके से बेटा आप उठाए स्कैंडियम यहाँ पर, तो स्कैंडियम का जो कॉमन मशहूर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। तो हम अगर +3 में स्कैंडियम को देखें तो इनका 3d1 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो फिर इनका डी जो है ना वो वेकेंट रह जाता है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, यानी पार्शियली फिल्ड नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सुने बेटा, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट अमूमन पैरामैग्नेटिक होते हैं। हम पढ़ेंगे बेटा इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे कि पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। यहाँ पर सुन ले कि पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, इसके बिहाइंड रीजन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर, और यहाँ पर जो है ना डायमैग्नेटिक ये होते हैं नॉन टिपिकल, इनमें जो है ना या कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है या वेकेंट होता है, इसलिए इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होते। और अगला डिफरेंस, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना इनके कंपाउंड अमूमन कलर्ड होते हैं, और जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है इनके कंपाउंड अक्सर कलरलेस होते हैं। क्यों? इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा इनके कंपाउंड जो है ना वो कलरलेस होते हैं। मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस तरह है, तो बेटा आपने इसको टिक कर NS2 N-1 D, तो डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह आ जाए कि जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो फिर आपने NS2 N-1 D 1 से लेकर यहाँ तक 9 होगा। क्यों? अगर 10 हो जाए तो फिर तो वो कंप्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, और हमने पढ़ा कि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो है ना वो पार्शियली फील्ड होगा, और पार्शियली फील्ड कहते हैं कि डी में जो है ना 10 से कम इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आपने ख्याल करना है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ये, और जो है ना डी ब्लॉक के लिए ये। अब ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में जो है ना 3D सीरीज़ का हम पढ़ते हैं, तो स्कैंडियम 21 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो आपने इसको याद रखना है बेटा, ये वाला नहीं है, ये बहुत अहम है, 4s2 3d1। टाइटेनियम का इसी तरीके से यहाँ पर 4s2 3d2 हो जाएगा, 3d2। यहाँ पर वेनेडियम का 4s2 और इसी तरीके से बेटा 3d3 हो जाएगा।
और इसी तरीके से बेटा आपने इसको याद रखना है, क्रोमियम में जो है ना, क्रोमियम में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यहाँ पर 4s1 3d पाइप है, तो आपने इसको याद रखना है बेटा, इसको याद रखना है, ये MCQ है बेटा। यहाँ पर होना ये चाहिए एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये था कि 4s2 3d पाइप आता, लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो ये है 3d पाइप 4s1। यहाँ पर डी में जो है ना 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनते हैं, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। मैंगनीज का वही तरीका है, यहाँ पर 4s2 हो जाएगा 3d पाइप। आयरन का इसी तरीके से आता है, सेम है, यहाँ पर 4s2, यहाँ पर 3d6 हो जाएगा। यहाँ पर कोबाल्ट है तो 4s2 3d7 हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा निकल है तो 4s2 3d8 हो जाएगा। बेटा सुने, आपने कापर में भी याद रखना है, जिस तरह यहाँ पर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यहाँ पर कापर में होना ये चाहिए कि यहाँ पर 4s2 3d9 आ जाए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि कापर के केस में यहाँ पर 4s1 और 3d10 है, क्या है 3d10, तो आपने इसको भी याद रखना है। दिस इज MCQs बेटा। यहाँ पर जो है ना 4s1 और 3d जो है ना 10 है, और बाकी जिंक जो है ना 4s2 3d10 है बेटा, 3d10 है। तो बेटा आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS और 3d इसको याद रखना है बेटा, कि स्कैंडियम है तो 4s2 3d1, टाइटेनियम है तो 4s2 3d2, विनिडियम है तो 4s2 3d3, क्रोमियम है तो 4s1 3d पाइप, मैंगनीज है तो 4s2 3d पाइप। इसी तरीके से बेटा आपने इसको रट्टा लगाना है, इसी के बेस पर जो है ना आपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसी के बेस पर आपने जो है ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसी के बेस पर आपने पैरामैग्नेटिज्म निकालना है, इसी के बेस पर जो है ना आपने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो बेटा आपने इसको याद रखना है। इसी तरीके से बेटा अगर आपको कोई ये जो है ना एलिमेंट्स आपको जो है ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया जाए और आपको कहा जाए कि अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कौन ठीक आ रहा है, तो आपने इसी बेस पर करना है बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। आते हैं बाइंडिंग एनर्जी की तरफ। बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं? द एनर्जी रिलीजेस व्हेन ट्रांजिशन मेटल फॉर्म ए मेटालिक बॉन्ड विद ईच अदर टू फॉर्म ए मेटालिक क्रिस्टल। ट्रांजिशन एलिमेंट जब आपस में जो है ना मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जितना बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो ज़्यादा होगा। अब सुने बेटा, बाइंडिंग एनर्जी जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को। जितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, जितना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो ज़्यादा हो, उतना बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। ये आम कायदा है। अब जब हम देखते हैं अक्रॉस द पीरियड, जब यानी इसमें स्कैंडियम से जब हम जिंक तक जाते हैं, जिंक तक तो बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट क्या होती है? इंक्रीज। पहले क्या होती है? इंक्रीज होती है, लेकिन बाद में जो है ना ये फिर क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अब सुने बेटा, 3D सीरीज में ये MCQs आता है कि किसकी जो है ना बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो बेटा आपने वेनेडियम को याद रखना है। वेनेडियम बाइंडिंग एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा है बेटा। ये MCQs है बेटा। लोवेस्ट बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? तो लोवेस्ट 3D सीरीज में जो है ना वो जिंक की है। अब बेटा सुने, आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, एराइज होगा कि यहाँ पर आपने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को। तो आप अगर यहाँ पर देखें 3D पाइप क्रोमियम का और मैंगनीज का, आप देखें 3D पाइप, तो यहाँ पर डी में जो है ना टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 पाइप है, तो इट्स मीन कि इनके पाँचों ऑर्बिटल में जो है ना एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये पाँचों इलेक्ट्रॉन जो है ना अनपेयर है, लिहाजा क्रोमियम और मैंगनीज का जो है ना बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, किसका ज़्यादा होगा? वेनेडियम का ज़्यादा होगा। वेनेडियम में तो टोटल 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा सुने, यहाँ पर हमने लिखा है कि क्रोमियम और मैंगनीज में जो है ना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, लिहाजा ये स्टेबल है यार। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यहाँ पर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ना ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, लिहाजा ये स्टेबल है। तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो क्या होती है? लो होती है। लो बाइंडिंग एनर्जी देखा गया है कि क्रोमियम और मैंगनीज का जो है ना बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कम है। तो आपने याद रखना है कि 3D सीरीज में जो है ना वेनेडियम का हाई बाइंडिंग एनर्जी और जिंक का जो है ना ये कम बाइंडिंग एनर्जी है। यहाँ तक बेटा आपको क्लियर है। आते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह निकालेंगे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनता है, लोवेस्ट कितना बनता है, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो बेटा सुने, पहले तो ये रीज़न है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों शो करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो है ना ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ NS2 एंड N-1 डी इलेक्ट्रॉन, ये अपने S इलेक्ट्रॉन और इसी तरीके से D सबशिल के इलेक्ट्रॉन दोनों को जो है ना इन्वॉल्व करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए इनके जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं। अब बेटा सुने, आपने किस तरह निकालना है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट बनते हैं। तो आपने इन दो पॉइंट को बहुत ही याद रखना है बेटा कि ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन।
और ये भी सुन ले बेटा कि जब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है ना ये बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पहले जो है ना NS2 इलेक्ट्रॉन यानी 3D सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो 4s2 इलेक्ट्रॉन जो है ना ये पहले बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगी। उसके बाद जो है ना ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है ना और 3D सीरीज का ये बॉन्ड में हिस्सा लेगा, टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपने 4s2 को निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते वक्त, फिर जो है ना 3D का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा मैं आपको यहाँ पर एक कायदा बता रहा हूँ कि NS2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को जमा करें प्लस 3D सीरीज में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इनको जमा करें, इससे जो वैल्यू आती है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उस एलिमेंट का। तो बेटा सुने आप स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 है, तो इट्स मीन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो बेटा सुने फर्स्ट S से दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर S से निकले तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर S से भी निकले और D से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकले अनपेयर है ना निकल सकता है तो +3, तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। टाइटेनियम को देखें 4s2 तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो अगर सिर्फ S से निकले तो +2, अगर S से निकले 1 D से निकले तो +3 है, अगर 2 S से निकले और दोनों जो है ना D से निकले अनपेयर है ना तो निकल सकते हैं, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। विनीडियम को देखे बेटा 4s2 3d2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब S से निकले पहले तो +2 पॉसिबल है, 1 D से भी निकले तो +3 है, एक जो है ना 2 D से निकले तो +4 भी पॉसिबल है, और बेटा दोनों S से निकले और तीनों अनपेयर है तो तीनों निकल सकते हैं, तो 2 + 3 है, तो 5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है किसका? विनीडियम का। इसी तरीके से बेटा क्रोमियम का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो बेटा सुने D के अनपेयर इलेक्ट्रॉन और S के इलेक्ट्रॉन को जमा करें, इससे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो बेटा यहाँ पर 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम का और एक जो है ना यहाँ पर S में है, तो लिहाजा इन 4 5 और 6 सबको जमा करेंगे तो +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है किसका? क्रोमियम का। हाँ, इससे आप नीचे आए +5 भी पॉसिबल है, +4 भी पॉसिबल है, +3 भी पॉसिबल है और +2 भी पॉसिबल है। अगर सिर्फ जो है ना +1 भी पॉसिबल है, यहाँ पर +1 भी पॉसिबल है, लेकिन +1 बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखते नहीं है। +2 आता है, +3 आता है, +4 तो +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। मैंगनीज को देखें 4s2 तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d5, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो बेटा सुनिए हमने अभी पढ़ा कि जो है ना D के अनपेयर इलेक्ट्रॉन और S के इलेक्ट्रॉन को आप जमा करें तो इससे जो नंबर आता है यही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यहाँ पर D में जो है ना 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर S के 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप जमा करें तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आएगा। और ये MCQ है बेटा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना 3D सीरीज में ये किसका है? ये मैंगनीज का है। तो +2 भी पॉसिबल है अगर सिर्फ यहाँ से निकले, अगर 1 यहाँ से निकले तो +3 है, अगर 2 यहाँ से निकले तो +4, +5 भी पॉसिबल है अगर तीनों निकले, अगर 4 निकले D से तो +6, अगर 5 निकले तो +7, तो +7 जो है ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है किसका बेटा? मैंगनीज का। आयरन को देखे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर तो 6 है तो ये पेड हो जाएगा। यहाँ पर 2 ये और 4 अनपेयर, तो टोटल 6, तो +6 तक ये जा सकता है। तो +2 +3 +4 +5 +6 अभी डिक्रीज की तरफ आ रहा है। क्यों? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 7 है ना, तो ये एक पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर हुआ, तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3, तो जमा करें 5, तो 5 जो है ना कोबाल्ट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +2 पॉसिबल है, +3 पॉसिबल है, +4 पॉसिबल है, +5 पॉसिबल है। यहाँ पर निकल में 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5 8 है, तो ये एक पेड़ हुआ, ये दूसरा पेड़ हुआ, ये तीसरा पेड़, तो 2 ये और 2 ये, +4 तक ये जा सकता है। तो +2 +3 और +4। यहाँ पर देखिए एक्सेप्शनल है, तो 1 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप पेयर करें, ये भी पेड़ हुआ, ये भी पेड़ हुआ, ये भी पेड़ हुआ। तो यहाँ पर जो है ना S से 1 इलेक्ट्रॉन निकले तो +1, और यहाँ पर D से भी पेड़ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो आप ये जो मैंने कायदा लिखा कि D से अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये सब पर फॉलो होता है। यहाँ पर आप बस आपने याद रखना है कि कॉपर का +1 और +2 है। जिंक आप देखें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये सब क्या है? कंप्लीट फील्ड है। तो यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर +2 इसका क्या है? फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में ये आता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? ये मैंगनीज का है। तो बेटा सुने यहाँ पर मैं एक MCQ लिख रहा हूँ कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है बेटा? 3D सीरीज में बेटा, 3D सीरीज में ये ना 3D सीरीज है, 3D सीरीज वो किसका है बेटा? वो +7 है, +7, और किसका है बेटा? मैंगनीज का है। किसका? मैंगनीज का। यहाँ तक क्लियर है बेटा। ये भी क्लियर हुआ। दूसरा MCQ बेटा, दूसरा MCQ वो ये है बेटा कि टॉप में जो है ना ऊपर बेटा,
टॉप पर बेटा, यहाँ पर है, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर जो है ना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है बेटा, वो +3 है। वो क्या है बेटा, +3 है बेटा, +3 है। और बॉटम में जो है ना, बॉटम में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है, +2 है। लेकिन बेटा सुने, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप और बॉटम का जिक्र ना हो, बल्कि सिर्फ आ जाए कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज, तो वो +2 है। आप यहाँ पर देखें +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 सब में मौजूद है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज का वो क्या है, +2 है। और बेटा एक आखिरी एमसीक्यूज यहाँ पर, एक आखिरी एमसीक्यूज, और वो ये है बेटा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो पूरे पीरियोडिक टेबल में वो है बेटा ओस्मियम का, वो कितना है, +8 है। और इसके साथ रूटीनियम भी आता है, रूटीनियम ये भी आप देख ले, इसका भी +8 है बेटा। तो आपने इसको जो है ना याद रखना है बेटा। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने पढ़ा। तो बेटा यहाँ से जो है ना आप थोड़ा सा तवज्जो करें, यहाँ से जो है ना एमसीक्यूज में आता है कि टाइटेनियम में जो है ना कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप यहाँ से निकालेंगे। विनीडियम में कितने, आप यहाँ से निकालेंगे। इस तरह भी आता है कि फॉर एग्जांपल विनीडियम +2, इनमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पर देखिए कि विनीडियम का जो है ना 4s2 3d3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, एस से। तो अगर एस से 2 निकल जाए तो फिर भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से यहाँ पर इसके बाद हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म में किसका रोल है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का रोल है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है, तो वो भी हम यहाँ से निकालेंगे। तो आपने इसको खूब याद रखना है, और खासकर ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। और इसका ही देखो कि एस से दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और डी से अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इसके जरिए से आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉइंट कर सकते हैं और आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी पॉइंट कर सकते हैं बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो मैग्नेटिक बिहेवियर यानी किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का मैग्नेट की मौजूदगी में उसका रिस्पॉन्स क्या होता है टूवर्ड्स मैग्नेट, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। 3 तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर है, एक को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म, एक को कहते हैं डायामैग्नेटिज्म, और एक को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेट उसको वीकली अट्रैक्ट करे, दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट ना करे उसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इसी तरीके से बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो है, यानी वो सब्सटेंसेस जिनमें पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा हो। एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। अब सुने बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होंगे, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बेटा सुने, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है ना मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स जो है ना या एटम्स वो टुवर्ड्स मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो पैरामैग्नेटिज्म के बिहाइंड जो है ना रीज़न अनपेयर इलेक्ट्रॉन का होना है। डायमैग्नेटिक कौन से सब्सटेंसेस होंगे, कौन से एलिमेंट, कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना मेटल्स वो डायमैग्नेटिक होंगे, जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, या उनके सबशेल्स या उनके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो या वेकेंट हो, यानी उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। और फेरोमैग्नेटिक यानी जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, 5, तो उनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब सुने बेटा, स्कैंडियम में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लिहाजा स्कैंडियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस भी करे, स्कैंडियम +2 में, यहाँ पर हमने लिखा है कि स्कैंडियम +2 में क्या होता है। तो बेटा सुने, हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे किस से, एस से। तो +2 यानी अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले भी जाए तो डी में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, लिहाजा ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर स्कैंडियम +3, तो +3 इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्पीशी फिर क्या होगा, उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लिहाजा वो डायमैग्नेटिक होगा। तो उसके +3 तब आता है जब 2 एस से चले जाए और एक ये अनपेयर एस से चला जाए, तो +3 में जो है ना फिर ये डायमैग्नेटिक बन जाता है, ये डायमैग्नेटिक बन जाता है। टाइटेनियम +3, तो टाइटेनियम 4s2 3d2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से चले गए और एक इलेक्ट्रॉन डी से चला गया, तो अगर डी से एक चला भी जाए तो यहाँ पर एक रहेगा ना, लिहाजा टाइटेनियम +3 में क्या है, पैरा है। लेकिन बेटा सुने, +4 में, तो +4 तभी आता है कि एस से भी दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए और डी से दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन चले जाए, तो यहाँ पर डी जो है ना ये वेकेंट रह गया, लिहाजा अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो +4 में जो है ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डायमैग्नेटिक बन जाता है। क्रोमियम +3 है, तो क्रोमियम +3 इलेक्ट्रॉन एस से चला गया और डी में 5 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो फिर भी जो है ना डी में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर रखते हैं, लिहाजा स्कैंडियम +3 में क्या होगा, पैरा होगा। लेकिन +6 इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन एस से चले जाए और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर ये डी से चले जाए, तो फिर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है और इसमें जो है ना ये डायमैग्नेटिक होगा। आयरन +3 है, तो आयरन के वैलेंशियल में जो है ना 4s2 है और 3d6, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इनके डी में जो है ना 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये पैरा होगा। ये क्या होगा, पैरा। और बल्कि +3 में जो है ना आयरन हो तो इसको हम फेरो कहते हैं, क्या,
फी कोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो है ना फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। जिंक +2 में, तो जिंक जो है ना, जिंक ये +2 में, यानी पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे चले जाएंगे, बाकी जो है ना कंप्लीट फील्ड है, लिहाजा ये डाया होगा, तो डाया मैग्नेटिक है। कापर +1 में, तो कापर का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 3d10 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा S से, तो S से एक इलेक्ट्रॉन चले गया, D क्या है, कंप्लीट फील्ड है, लिहाजा ये क्या होगा, यहाँ पर डाया होगा, यहाँ पर क्या होगा, डाया होगा। लेकिन आप कापर +2 में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, एक डी से, तो डी से जब एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो ये 3d9 बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर रह जाएगा, फिर ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो सिंपल पैरामैग्नेटिक का सबस्टांसेस पहचानने का तरीका ये है कि आप उनमें देखें कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग के लिए आप ये फार्मूला नोट कर ले कि आप टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर ले, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन E1 आ रहे हैं तो वो मालिक्यूल क्या होगा, वो मालिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ओड आ रहे हैं तो ये मालिक्यूल क्या होगा, ये ओड आ रहे हैं तो फिर पैरामैग्नेटिक होगा, इवन आ रहे हैं तो डायमैग्नेटिक होगा। एक्सेप्ट 3 मालिक्यूल आपने याद रखने हैं, एक B2, एक O2 और एक S2। तो आपने इसको बोस के नाम से याद रखना है, बोस के नाम से। इनमें जो है ना इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्टिल ये फिर भी क्या है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू MOT, मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिहाजा आपने इसको याद रखना है, MCQ से है। और बाकी जो है ना यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट में आपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बस देखने हैं कि इनके डी में जो है ना अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं कि नहीं। अगर है एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, अगर एक भी नहीं है, वैकेंट है या कंप्लीट फील्ड है, तो फिर वो डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो बेटा कलर जो है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ये अक्सर कलर होते हैं। तो इनका जो कलर है ना, इनके पीछे कौन से रीज़न है, MCQs में आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इट्स कंपाउंड इज कलर ड्यू टू, तो आपको ये रीज़न दिए गए होंगे। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बेटा आपने इस कायदे को नोट करना है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये मालिक्यूल पैरामैग्नेटिक भी होगा और ये कलर्ड भी होगा। पुख्ता याद कर ले बेटा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस तरह निकालेंगे, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को याद रखना है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक भी है और कलर्ड भी है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा। दूसरा रीज़न पार्शियली फेल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे, और इसी तरीके से बेटा डी ट्रांजिशन, ये रीज़न है कलर होने के बेटा। बेटा आप सुने, ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लैक में जो है ना, इनके जो डी सबशेल में ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जब इनकी तरफ जो है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो अप्रोच करते हैं तो इनमें जो है ना स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल्स की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप इसको जान लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2-3 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 5 है, तो जो ही डी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अप्रोच कर लेते हैं तो इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 जो है ना DXY DYZ DZX, ये ऑर्बिटल नीचे जाते हैं और 2 ऑर्बिटल जो है ना ऊपर चले जाते हैं, हायर एनर्जी वाले DX² -Y² DZ², इसको EG कहते हैं, इसको T2G कहते हैं। अब सुनिए बेटा, जब इन पर लाइट गुजरती है, लाइट फॉल करती है, तो यहाँ पर जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब यहाँ पर तो ये अनस्टेबल है, लिहाजा ये जब दोबारा डी एक्साइटेशन करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये कुछ रेडिएशन इमिट करेंगे, और ये कलर जो है ना, ये रेडिएशन विजिबल रीजन में अगर होगा, विजिबल रीजन में, तो ये लाइट आपको देगा और यही कलर होगा ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो यहाँ पर जो लाइट इमिट होगा, तो यहाँ पर जो एब्जॉर्ब की है इलेक्ट्रॉन, तो उस कलर का कम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पर क्या होगा, ये इमिट करेगा। फॉर एग्जांपल कम्प्लीमेंट्री कलर ये है बेटा, यहाँ पर मैं बनाता हूँ वेब GR OR। तो बेटा सुने, इसका जो है ना कम्प्लीमेंट्री कलर ये है। अगर येलो एब्जॉर्ब वॉयलेट एब्जॉर्ब किया है तो येलो इमिट करेगा, अगर येलो इमिट किया है तो वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा। ग्रीन का जो है ना बनता है रेड, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री कलर है, और ब्लू और ऑरेंज जो है ना, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कलर है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है कि जितने डायमैग्नेटिक स्पीशी है वो कलरलेस भी होंगे। क्यों? डायमैग्नेटिज्म के पीछे जो है ना अनपेयर इलेक्ट्रॉन का ना होना है, या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे या वेकेंट होंगे, दोनों केस में जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, लिहाजा वो डायमैग्नेटिक भी होगा और कलरलेस भी होगा। स्कैंडियम +3 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वेनेडियम 4s2 3d3 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जिंक, लिहाजा ये डायमैग्नेटिक भी है और कलरलेस भी है। बेटा सुने, वेनेडियम का जो है ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो +5 है, लिहाजा +5 में ये क्या होगा, कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस होगा। +4 में ये ब्लू होता है, और इसी तरीके से +3 में ये ग्रीन होता है। क्या बेटा? ग्रीन होता है बेटा। और +2 में जो है ना ये वॉयलेट होता है। तो आपने इसको याद रखना है बेटा कि वेनेडियम +2 में वॉयलेट होता है, +3 में जो है ना ग्रीन होता है, +4 में ब्लू होता है। +4 +3 +2 इन तीनों में जो है ना
इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते, लिहाजा ये कलर्ड है। +5 में नहीं है, लिहाजा ये कलरलेस भी है और डायामैग्नेटिक भी है। बेटा यही रीज़न जो है ना अनपेयर इलेक्ट्रॉन और पार्शियली फील्ड का, यही रीज़न जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट का जो है ना कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए भी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना एक्ट करते हैं कैटलिस्ट और इनके कंपाउंड। तो रीज़न यही है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स और इसी तरीके से अनपेयर इलेक्ट्रॉन और एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, लिहाजा वो एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इनसे एमसीक्यूज़ आते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसके टॉपिक पर जो है ना इस चैप्टर पर मुस्तकिल सिर्फ एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे। उससे जो है ना बहुत फ़ायदा आपको होगा और एमसीक्यूज़ कंसेप्ट आप क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।